नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल शानदार होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए संविधान के समस्त अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 395, इसमें जो और अनुच्छेद ऐड हुए हैं उनको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और बिल्कुल समझाते हुए चल रहा हूं। इससे पहले 2 वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा ही चुका हूं। यह जो है यह तीसरा वीडियो है ना। अगर उन दोनों को आप नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो सीक्वेंस में पढ़ेंगे तब आपको आसानी से याद होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 74 से अनुच्छेद 123। इसके अलावा 108 तक है ना, इसके अलावा भी आज ही हम लोग 123 तक पढ़ लेंगे, जिसमें लगभग समस्त अनुच्छेद हैं जो कि आपको कवर कराया गया है। और एक चीज मैं और बता दूं, वीडियो के आखिरी में, जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, वीडियो के आखिरी में मैं आपको इसमें से जो अत्यंत इंपॉर्टेंट हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बट जो अत्यंत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी मैं आपको हिंट दे दूंगा कि इसमें से कम आप इतना याद रखिएगा। अब बहुत सारे बच्चे प्रश्न करते हैं कि क्या सर सभी अनुच्छेदों को याद करना आवश्यक है? यहां पर यह प्रश्न बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं। तो देखिए, अगर याद कर लेंगे, याद करना तो ऐसे 395 डिफिकल्ट है ही, बट 1 से 2 बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे ना तो आपकी मेमोरी में ये थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं ये छप जाएगी। होगा क्या कि जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आपको थोड़ी सी नॉलेज रहेगी कि हाँ, हमने इसको पढ़ा है इस अनुच्छेद के आसपास, तो उसको आप एलिमिनेट करके छांटेंगे ऑप्शन को, वहां पर आपको ये सहायता मिलेगी, है ना। बाकी इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर ही लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, अनुच्छेद 73 तक हमने पढ़ लिया था, है ना। आज अनुच्छेद 74 की बारी है। 74 अनुच्छेद में क्या है? तो 74 अनुच्छेद में मंत्री परिषद का जिक्र है। दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, पूछ देता है कभी कभी कि मंत्री परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो बता दीजिएगा कि 74 में है। और 74 अनुच्छेद में क्या कह रहा है? राष्ट्रपति को सहायता देने और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति जो हैं उनको सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 74, है ना। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इस बात का भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए, 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। देखिए, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है ना। और इसमें यह भी बात किया गया है कि जो मंत्री परिषद है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध में आपको यह आएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्री परिषद जो होगी वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, है। तो इतना आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम लोग आगे। अनुच्छेद 76 कहता है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी पूछ दे कि भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है, तो बताएंगे अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 77 कह रहा है भारत सरकार के कार्य का संचालन। भारत सरकार के जो कार्य का संचालन होता है वो किसके नाम से होता है पता है? वह राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो अनुच्छेद 77 में यही बताया गया है कि भारत सरकार के जो समस्त कार्य हैं उसका संचालन जो होगा वह राष्ट्रपति के नाम से होगा। आते हैं अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में दोस्तों प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है वह अनुच्छेद 78 यानी अनुच्छेद 78 में है। तो सीधा प्रश्न पूछेगा कि अनुच्छेद 78 में क्या है, या पूछ देगा कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो बताएंगे अनुच्छेद 78। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 79। देखिए, 79, 80, 81 ये तीनों है संसद से संबंधित। इसको हमने ट्रिक से भी बताया है, सरल है ना, बहुत ही सरल है ये। 79 में सफ और संसद, 80 में राज्यसभा,
और 81 में लोकसभा। सरल 79, 80, 81। 79 क्या है भैया? संसद का गठन। 80 क्या है भैया? राज्यसभा की संरचना। 81 क्या है भैया? लोकसभा की संरचना। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा दोस्तों। चलें आगे। चलिए सर, अनुच्छेद 82 क्या कहता है? 82 कहता है कि जनगणना के बाद पुनः समायोजन। कोई भी जब 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है तो पुनः समायोजन होता है ना। और कभी कभी तो आप ये भी देखेंगे कि इसमें चूंकि जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का आवंटन होता है, तो चूंकि ये जरूरी हो जाता है, तो हर बार तो नहीं, लेकिन कभी कभी जो है इसकी जो लोकसभा की जो सीट है उसमें बढ़ोतरी कर दी जाती है, चूंकि जनसंख्या ज्यादा हो जाता है इस वजह से। चलिए अनुच्छेद 83 आते हैं, संसद के दोनों सदनों की अवधि। अनुच्छेद 83 कहता है कि संसद के दोनों सदनों की अवधि। अच्छा आप बताइए, राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितनी होती है, लोकसभा के सदस्यों की अवधि कितनी होती है? तो यह किस अनुच्छेद में आप पढ़ लेंगे? तो अनुच्छेद 83 जब पढ़ेंगे तो दोनों सदनों की अवधि जो है यह एज का मतलब कि आयु कितने समय तक चलेगी, इसके बारे में 83 में लिखता है। 84 देखिए, संसद की सदस्यता हेतु अर्हता। संसद की सदस्यता, यह संसद में आएगा कौन? लोकसभा भी आएगा, राज्यसभा भी आएगा। तो इन दोनों की सदस्यता हेतु अर्हता, आप सदस्य बनने के लिए तभी योग्य हैं जब आपके पास फला योग्यता या अर्हता हो, है ना। तो यह जो है यह अनुच्छेद 84 में वर्णित है। 85 चलते हैं, संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। लोकसभा का ही विघटन होता है केवल, राज्यसभा का नहीं होता है। सत्र और सत्रावसान ये दोनों का होगा, है ना, राज्यसभा का भी होगा, लोकसभा का भी होगा। तो सत्रावसान, विघटन, ये सारा जो है यह किस अनुच्छेद में है? तो यह 85 अनुच्छेद में है। याद रखिएगा, लोकसभा का विघटन पूछे किस अनुच्छेद, तो 85, या सत्रावसान पूछे या संसद का सत्र जो है किसके अनुच्छेद में है वर्णित, तो बताएंगे अनुच्छेद 85। चलिए 86 चलते हैं, सदनों का अभिभाषण। सदनों का या सदनों में अभिभाषण जो है यह आपका अनुच्छेद 86 है। 87 में है दोस्तों राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। जी हाँ, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है वह अनुच्छेद 87 में है। 88 मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में जा सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। उसी प्रकार से जो मंत्री होते हैं, वो अगर लोकसभा के मंत्री हैं तो वो राज्यसभा में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, बट जो मत है वो नहीं दे सकते हैं। यह जो अधिकार है यह किस अनुच्छेद के द्वारा मिला है? तो 88 के ही द्वारा मिला है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। आप अनुच्छेद 64 पढ़े थे कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद आपने 64 में पढ़ा था। अनुच्छेद 89 में भी आप यही पढ़ेंगे कि जो राज्यसभा का सभापति होगा वह कौन होगा भैया? वह उपराष्ट्रपति होगा। और इसमें आप सभापति और उपसभापति दोनों के बारे में पढ़ लेंगे, है ना। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 89। 90 में चलते हैं, उपसभापति का पद रिक्त, त्याग और हटाया जाना। जो उपसभापति हैं इनका पद रिक्त मतलब पद खाली हो, या फिर ये त्याग दे दें, या इनको हटाए जाएंगे, है ना। यह किस अनुच्छेद में है? यह 90 में ही है। अनुच्छेद 90 में ही है। यह सभापति और उपसभापति दोनों के लिए है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति दोनों के लिए है। इनको पद से हटाना और त्याग देना, ये सब कुछ जो है यह अनुच्छेद आपका कितने में है भैया? तो यह अनुच्छेद आपका 90 में ही है। तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलें, हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। यहां पर आप ऐड कर लीजिएगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सभापति यहां छूट गया है ना। यहां दोनों हो जाएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपने समझा। चलिए क्या आगे चलते हैं। सभापति का कार्य उपसभापति या अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्वहन। अच्छा देखिए, होता क्या है कि कभी कभी सभापति नहीं है तो सभापति का काम कौन देखेगा? उपसभापति देखेगा।
है ना, उपसभापति देखेगा। और अगर उपसभापति भी नहीं है तो कौन देखेगा, तो कोई अन्य व्यक्ति जो गठन होता है पैनल के द्वारा वो देखेगा, है ना। यह किस अनुच्छेद में है भैया, तो यह 91 अनुच्छेद 91 में यही बताया गया है कि अगर राज्यसभा के जो सभापति हैं वो नहीं रहते हैं तो उनके जगह पर उपसभापति उनका कार्य देख सकता है। और अगर उपसभापति भी नहीं रहते हैं तो कौन देखेगा, तो कोई अन्य व्यक्ति जो गठित जो आपका बताया जाता है जिसके द्वारा पैनल के द्वारा वो उसको। सभापति उपसभापति का पीठासीन न होना, जब कभी इनका मामला विचाराधीन होता है, जैसे इनको हटाने की प्रक्रिया प्रोसेस में होती है, तो यह पीठासीन नहीं होते हैं, तो यह कार्य नहीं करते हैं। इनका मामला अगर पेंडिंग है ना इनको हटाने से लेकर के, तब यह पीठासीन नहीं रहेंगे, इनका कार्य कोई और देखेगा। ये 92 अनुच्छेद में। चलिए, जैसे दोस्तों आपने 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति पढ़ा, तो इसमें आप 4 ऐड करिएगा तो आएगा 93। 93 में लोकसभा स्पीकर और उपाध्यक्ष, जी हां, लोकसभा अध्यक्ष और उप अध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93 में जिक्र है। तो अभी कभी पूछ दिया जाए कि लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद के है अंतर्गत, तो 93। 94 में चलते हैं। जैसे आपने यहां पर पढ़ा था 90 में कि सभापति और उपसभापति का पद रिक्त या इनको हटाया जाना है ना, या पद त्याग, ये सब 90 में है। 4 अगर ऐड करते हैं तो 94 में फिर वही बात है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं इनका पद जो है वह खाली होगा, त्याग पत्र देंगे या इनको हटाया जाएगा इस अनुच्छेद के तहत। तो यह 94 अनुच्छेद के तहत इसका उल्लेख किया गया है। चलिए 95 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्य जो है ये उपाध्यक्ष करेगा या अन्य व्यक्तियों के द्वारा कराया जाएगा। जैसे आपने 91 अनुच्छेद पढ़ा था, तो 91 में क्या पढ़ा था कि अगर राज्यसभा के सभापति नहीं है तो उपसभापति काम देख रहे थे, और उपसभापति भी नहीं है तो थर्ड पर्सन कोई और था जो कार्य देख रहा था। 4 ऐड करेंगे आएगा 95। 95 में भी यही कहा गया है कि अध्यक्ष जो है लोकसभा स्पीकर, यह अगर अनुपस्थित है तो इनका कार्य उप अध्यक्ष देखेंगे, और अगर वो भी नहीं है तो कोई अन्य व्यक्ति देखेगा, है ना, संबंधित। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, जिस प्रकार अनुच्छेद 92 में पढ़ा था आपने कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति पर अगर कोई मामला विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। 4 ऐड करेंगे तो आएगा 96। 96 में भी वही है कि लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पर अगर कोई मामला विचाराधीन है तो यह पीठासीन नहीं होंगे। तो यह भी आपको ध्यान देना है। अनुच्छेद 97 में अगर आते हैं तो यह ध्यान दीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति और राज्यसभा उपसभापति चारों के वेतन और भत्ते का इसमें उल्लेख है 97 में, है ना। संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98, संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98 ध्यान दीजिएगा। 99 में चलते हैं। जो ये संसद के सदस्य हैं, संसद के सदस्य में लोकसभा राज्यसभा दोनों आएगा, है ना। तो संसद के सदस्य जो हैं वह शपथ लेते हैं और इनका प्रतिज्ञा जो होता है उसका उल्लेख किसमें है, तो वह अनुच्छेद 99 के अंतर्गत है। 99 अनुच्छेद याद रखिएगा। 100 अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 100 में है संसद में मतदान और इनकी गणपूर्ति, है ना, कि लोकसभा का कोरम कितना है, राज्यसभा का कोरम कितना है, तो ये सब जो है वह अनुच्छेद 100 में है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 101, स्थानों का रिक्त होना। क्या है स्थानों का रिक्त होना? जब कोई व्यक्ति राज्यसभा से भी लड़ गया और वह लोकसभा से भी लड़ गया, दोनों जगह जीत गया, तो एक जगह उसका पद जो है वह खाली हो जाएगा, है ना। तो यह उल्लेख अनुच्छेद 101 में है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए, संसद सदस्यता के लिए निर्भरता मतलब कि संसद का सदस्य कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है नहीं, वो तो अर्हता हो जाएगा, नहीं हो सकता है। कब? ये सारी बातें अनुच्छेद 102 में है।
कि कब आपकी सदस्यता जो है वह समाप्त हो सकती है, खत्म हो जाएगा, आप निरर्हर हो जाएंगे, घोषित हो जाएंगे। अनुच्छेद 103 संसद सदस्यों के लिए निरर्हरता के प्रश्नों पर विनिश्चय। संसद के सदस्यों का जब निरर्हरता की बात आती है तो राष्ट्रपति का जो निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा, लेकिन राष्ट्रपति जो खुद है ना वो नहीं निर्णय लेते हैं, यह पहले इससे निर्वाचन आयोग से परामर्श लेंगे, सुझाव लेंगे, उसके बाद ये फैसला देंगे। तो 103 में ये है, ध्यान दीजिएगा। 104 कहता है शपथ से पूर्व संसद में बैठने मत देने पर शासित। अगर आप चुनाव लड़े, जीते, लेकिन आपने शपथ नहीं लिया और जाकर के आप कार्रवाई में भाग ले रहे हैं, कार्रवाई में भाग ले रहे हैं, बैठ तो रहे हैं, मत भी दे रहे हैं, तब आपके ऊपर जो है वह क्या लगेगा, जुर्माना। इनका इस चीज का प्रावधान जो है वह इसी में है, 104 आप पढ़ेंगे तब आपको जानकारी हो। 105 क्या कहता है, इनके विशेषाधिकार सदन के सदस्य, दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा, इनके जो दोनों सदन के सदस्य हैं, इनके विशेषाधिकार के बारे में जो है वह जिक्र है 105। 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। 97 में आपने क्या पढ़ा था, अनुच्छेद 97 में पढ़ा था इन चारों के वेतन और भत्ते, है ना। बट यहां पर अब क्या पढ़ रहे हैं, यहां पर 106 में पढ़ रहे हैं सदस्यों के वेतन और भत्ते। सदस्यों के वेतन और भत्ते में क्या आएगा दोस्तों, तो सदस्यों के वेतन और भत्ते में आएगा आपका जो या तो लोकसभा के हो गए या तो राज्यसभा के हो गए, इनके वेतन और भत्ते, जो दोनों सदनों की मैं बात कर रहा हूं, केवल लोकसभा के ही नहीं, दोनों सदनों की मैं बात कर रहा हूं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उनका वेतन और भत्ता, इसका जिक्र आपका 106 अनुच्छेद में है। चलिए 107 की बात कर लेते हैं। 107 कहता है विधेयक के पारित के संबंध में उपबंध। कोई विधेयक है, उसका पारित होने के संबंध में जो उपबंध है वो 107 में, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों के संयुक्त बैठक। कभी किसी मामले पर मतभेद होता है तो राष्ट्रपति जो हैं यह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लोकसभा की भी राज्यसभा की भी। यह किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं, तो यह 108 अनुच्छेद के ही तहत बुलाते हैं। तो इतना आपने देखा 108 अनुच्छेद तक। अब हम लोग 108 के बाद चलते हैं 109 अनुच्छेद पर। तो उसके लिए 109 अनुच्छेद क्या कहता है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। जी हाँ, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया जो है वह अनुच्छेद 109 में है। 110 में क्या कह रहा है भैया, धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा पूछता है किस अनुच्छेद में है, तो बताएंगे अनुच्छेद 110 में है। 111 में है भैया वीटो पावर। अनुच्छेद 111 में है आपका वीटो पावर, जो कि आपको याद रखना है। 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको आप बजट के नाम से जानते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको आप बजट के नाम से जानते हैं, तो यह भी आपको ध्यान देना है। 114 अनुच्छेद में है विनियोग विधेयक। 114 में क्या है, विनियोग विधेयक। 115 में है अनुपूरक या अधिक अनुदान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप ध्यान दीजिए। चलिए 116 में है लेखा अनुदान। 117 में है वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध। 109 में क्या था, धन विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध। और 100 आपका 16 में जो है वह है लेखा अनुदान। 117 में है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध, तो ये भी आपको ध्यान देना है। 118 में है प्रक्रिया के नियम। इसके प्रक्रिया के नियम जो है वह 118 में है। 120 में अब आते हैं, 119 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ध्यान मत दीजिए। 120 में आते हैं संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संसद में जो भाषा प्रयोग किया जाता है उसका उल्लेख जो है वह 120 अनुच्छेद में, किसमें है, 120 में। 121 में है भैया संसद में चर्चा पर निर्बंधन। जी हां, संसद में चर्चा पर निर्बंधन 121 अनुच्छेद में है। 122 आते हैं न्यायालय द्वारा संसद के कार्यवाहियों पर जांच पर पाबंद। न्यायालय जो है वो संसद की कार्यवाहियों पर जांच नहीं कर सकती है, ऐसा 122 अनुच्छेद में बताया गया है। और 123 में क्या है, ये आप लोग बचपन से ही जानते हैं, अध्यादेश है ना। अध्यादेश जो है 123 में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए मैं उम्मीद करता हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसमें से इंपॉर्टेंट बता देते हैं
उसके बाद फिर जो है इसमें से भी इंपॉर्टेंट हम बता देंगे ये वाले में से, है ना। तो चलिए देखिए यहां जो इंपॉर्टेंट है, आपको 110 याद रखना है, 111 याद रखना है, 112 याद रखना है ना। 3 आपको यहां पर याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है यहां 120 याद रखना है और 123 याद रखना है। 123, 120 और 10, 11, मतलब ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं पहले वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाए हैं। अब यहां हम लोग को क्या क्या याद रखना है ये हम ध्यान दे देते हैं। चलिए आइए देखिए, अनुच्छेद 74 आपको याद रखना ही है। मंत्रिपरिषद पूछे कि किस अनुच्छेद में है तो बताएंगे 74। उसके बाद भारत का महान्यायवादी आपको याद रखना ही रखना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं कर रहा हूं। प्रधानमंत्री के कर्तव्य आपको याद रखना है, ये तीनों याद रखिएगा, सरल वाला, ठीक, ये तीनों आपको याद रखना ही रखना है। अब चलिए, अब जो इंपॉर्टेंट है वह है अनुच्छेद 85, ठीक ना, ये आपको ध्यान देना है। अनुच्छेद 88 ये भी आपको ध्यान देना है। अनुच्छेद 89 ये आपको यहां पर इधर से 74, 76, 78, 79, 80, 81, उसके बाद 85, उसके बाद 88, फिर 89, इधर से आपको इतना याद रखना है। अब इधर आते हैं, इधर आइएगा तो आपको अनुच्छेद 93 याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको जो है याद रखना है 98 संसद का सचिवालय, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप याद अगर सब रख सकते हैं तो और बढ़िया है। 99 भी आपको याद रखना है, 100 तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक ना, 100 आपको याद रखना ही रखना है। उसके बाद 105 आपको याद रखना है, 105 आपको याद रखना है। 105 के बाद आपको 108 याद रखना है, जो कि ज्यादा। देखिए कौन कौन हो गया, 5 उसमें था, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 3, 14, 15, 16, 3, 19 और 1, 20। तो ये 20 अनुच्छेद जो है ना, ये आपको यहां पर भी याद रखने हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि क्लास को आपने देखा, पसंद किया। ज्यादा अनुच्छेद था इसमें, कम समय में कवर भी करा दिया, कोई दिक्कत भी नहीं है, सब कुछ आपको आसानी से बताते थे। तो चलिए इसी प्रकार जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार।